दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हो रही है जो इतनी कम उम्र में भी पूरे गुड़गांव के अंदर काफ़ी उनका नाम है, लोग काफ़ी उनका मान सम्मान करते हैं। युवा हैं, समाज सेवी हैं, तेजस्वी हैं, मिलनसार हैं। तो वो शख्सियत जो हमारे साथ आज बैठी हुई है वो है सनी दौलताबाद जी। तो गुड़गांव के अंदर जो दौलताबाद जिनको कि नेताओं का गांव कहा जाता है उसके वो रहने वाले हैं और सनी इनका नाम है। तो आइए सबसे पहले तो अपने चैनल पर हम सनी जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी। और भारत लिंक के सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी। अच्छा सनी जी, पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप काम क्या करते हैं? देखिए, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ। जी 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 जी। अच्छा, हमने सुना है कि आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? मैं निगम पार्षद का जी जो हमारा नया वार्ड बना है, वार्ड नंबर 5, जी जिसमें हमारा मुख्यतः न्यू पालम विहार और सराय गांव, बजगेड़ा गांव, ये पूरा इलाका हमारा मिलके वार्ड नंबर 5 है। तो इस एरिया से मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। जी। अच्छा, चुनाव आप लड़ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सनी जी चुनाव लड़ना क्यों चाह रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से ही मेरा समाज सेवा जो विषय मेरे इंटरेस्ट का विषय रहा है। जी और मैं 2016 से जी लगातार अपने इलाके में सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ जी। और विधायक जी के साथ मिलकर प्रयास कर रहा हूँ अपने इलाके को बेहतर बनाने का, विधायक जी मतलब राकेश जी के साथ? राकेश दौलताबाद जी जी के जी साथ। जी तो मेरा जो चुनाव लड़ने का विषय है, हमारा ये इलाका जी आजकल आज के दिन मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त है। जी 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 और हमारी जो मूलभूत सुविधा जो उपलब्ध कराने वाली एजेंसी है नगर निगम गुड़गांव, जी तो मैंने नगर निगम गुड़गांव की व्यवस्था को बड़े करीब से देखा है। जी तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं नगर निगम की जो व्यवस्था है जी। उसमें जितना भी मैं सुधार कर पाऊँ और जितनी मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, ये जो समस्याएं इस इलाके में हैं, इनको ख़त्म मैं कर पाऊँ, ये मेरी इच्छा है। मूलभूत सुविधाएं तो हमने देखा है राकेश सनी जी, हर एक वार्ड में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, लेकिन आपके वार्ड में हमें लगा कि कुछ ज़्यादा ही समस्याएं हैं। तो एक तो इसकी वजह क्या है, दूसरा फिर और कोई खास समस्या क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बताएंगे अपने दर्शकों को, अपने वार्ड के लोगों को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा जो नगर निगम गुड़गांव है, जो जी उसकी व्यवस्था चली आ रही है, जी जी मेरा प्रयास निगम में जाके उन व्यवस्थाओं में बदलाव करने का है। जी। आपने कहा कि पूरे गुड़गांव के अंदर ये समस्याएं हैं, हाँ। तो वही मेरा भी विषय है। आज के दिन गुड़गांव में कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ा विषय है। जी। आज के दिन जल भराव एक हाँ, बहुत बड़ा विषय है। पानी की निकासी नहीं है। साफ जी सफाई की व्यवस्था एक बहुत बड़ा विषय है। जी सड़कों पे गड्ढे एक बहुत बड़ा विषय है। जी तो ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं, स्ट्रीट लाइट का एक बड़े लंबे समय से विषय है। जी तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, इनके लिए जिम्मेदार जो एजेंसी है वो नगर निगम गुड़गांव है। जी और नगर निगम गुड़गांव को मैंने बड़ी बारीकी से उसकी कार्यशैली को जी। और उसको किस तरीके से, कहाँ कहाँ उसमें परेशानियां हैं, किस तरीके से उसको करा जा सकता है, वो मैंने देखा और समझा है। अच्छा, इन समस्याओं को दूर करने के एक लिए आपका रोड मैप क्या है आपका सनी जी? हाँ, एक जैसे पिछला क्वेश्चन आपने पिछले क्वेश्चन का एक हिस्सा था कि हमारे वार्ड में ज़्यादा समस्याएं हैं। जी हमारे वार्ड में ज़्यादा समस्याएं होने का कारण हमारे वार्ड में जो काफ़ी बड़ा एरिया है, जी अगर मैं हमारे 2 गांव और हमारी 2-3 छोटी छोटी पॉकेट हैं कॉलोनियों की, उनको छोड़ दूं, तो उनके अलावा जो हमारा सारा का सारा इलाका वो अनियमित इलाका है, अच्छा अच्छा। जिसको हम अनऑथराइज्ड जी बोलते हैं। जी 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 और अनऑथराइज्ड एरिया के अंदर सरकार की मजबूरी होती है कि वो उसमें कार्य नहीं कर सकती। जी जी तो सबसे पहले तो हमारा ये प्रयास है और उसमें हम पिछले 4 सालों से सतत प्रयास कर रहे हैं कि हम इस इलाके को रेगुलराइज कराएं, और जिसके हम बहुत करीब हैं। जी विधायक जी के प्रयासों से ये हमारा पूरा इलाका बहुत जल्दी जी नियमित होने वाला है, जी जी जिसके जी बाद हमारे यहाँ पे विकास कार्य और तेज गति से हो पाएंगे। जी 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 जी। अच्छा, आप का नाम है, हमने काफ़ी सुना है सनी जी।
तो उसमें जो आदमी फेमस होता है, समाज सेवी होता है, जिसका कोई जन आधार होता है, तो उसमें जो सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि ये आदमी हमारे चुनाव, हमारे सिंबल पर लड़े, ये हमारे सिंबल पर लड़े, ये हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। अगर कोई पार्टी आपको सिंबल का ऑफर देती है तो आप किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा विषय है और हमने पहले से ही इस विषय को उठाया है कि लोगों को पार्टी पे ना जाके प्रत्याशी पे जाना चाहिए। हमने विधानसभा के समय भी ये सवाल लोगों से किया था कि अब हमारा जो प्रयास है, हमारा ये प्रयास है जन जन में इस तरह की जागरूकता आए कि कोई भी एक अच्छा प्रत्याशी होगा, वो जिस भी पार्टी में रहेगा वो अच्छा काम करेगा। और इस तरीके की व्यवस्था हमारे देश में बने हर स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर भी, विधानसभा के स्तर पर भी और संसद के स्तर पर भी। हमने देखा है कि जो आदमी जिसने कभी ग्राउंड पे काम नहीं किया, जिसने कभी इलाके को अच्छे से जानता पहचानता नहीं है, और वो किसी बड़ी पार्टी की टिकट अपने रसूख से, धन शक्ति से या किसी भी अपने व्यवस्था से उसकी टिकट की व्यवस्था कर लेता है और वो ग्राउंड पे आके चुनाव जीत जाता है। ऐसा प्रत्याशी किसी भी पार्टी में हो, वो जनता का भला नहीं कर सकता। तो हमारा प्रयास है कि ऐसी व्यवस्था बने, जन जन में इस तरह की जागरूकता आए कि कोई भी पार्टी मजबूर हो जाए ऐसे प्रत्याशी को टिकट देने के लिए जो ग्राउंड पे रह के काम करे, जो लोगों के बीच में रहे, जो लोगों की समस्याओं को समझे और उनके समाधान का उसे ज्ञान हो। जी, आपका कहने का मतलब ये है कि पार्टियां पैराशूट से उम्मीदवार ना उतारे, जो वहाँ का लोकल है, जो लगा हुआ है लोगों की समस्याओं को पूरा करने में और जो इतना संघर्ष करे, पार्टी कोई भी हो चाहे, वो उसी पार्टी को टिकट दे। बिल्कुल। मैं देखिए क्या है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सरकारें आती जाती रहती हैं और अब पार्टियों को हम अच्छा बुरा कहेंगे, पार्टियां भी हमारे जैसे लोगों से बनती हैं। अब एक व्यक्ति पहले दूसरी पार्टी में था, वो पार्टी किसी वजह से बदनाम होगी, अब वही व्यक्ति दूसरी पार्टी में आ गया, उस पार्टी की लहर चल रही है। तो पहली व्यवस्था में जब वो आदमी था तो आदमी तो वो सेम ही था, तो अब दूसरी पार्टी में आके ऐसा थोड़ी है कि भाई वो गंगा नहा गया और उसके सारे पाप धुल गए। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि कोई भी प्रत्याशी, क्योंकि ये सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हमारे जो भी चुना जाता है वो संविधान के जो हमारा कानून है उसमें रह के उसको काम करना होता है। अगर कोई मेहनती पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है और जीतता है तो वो अपने काम कराने में सक्षम है। इतने प्रावधान हमारे संविधान ने हम लोगों को दिए। अच्छा सनी जी, हर इलेक्शन में हर वार्ड से या हर जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उससे कई उम्मीदवार होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। किसी में 8 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, और हर उम्मीदवार अपनी जीत का दावा करता है। तो ऐसे में वार्ड 5 से भी और भी उम्मीदवार होंगे और वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे होंगे। तो आपको क्यों लगता है और कैसे लगता है कि ये इलेक्शन आप जीत जाएंगे? देखिए सतवीर जी, जैसे भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि भी कर्म प्रधान है, उसका रिजल्ट क्या आएगा हमें किसी को नहीं पता। तो हमारा काम है कर्म करना, और मैंने बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से लगातार, मैंने जैसे आपको बताया 2016 से लेके और अभी तक अपने इस इलाके के लिए काम किया है, और मेरे पास पूरा का पूरा रोड मैप हमारे इस इलाके के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस इलाके का अनियमित होना है, उसकी सफलता के हम बहुत करीब हैं। और इस इलाके को बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए हमने पूर्व में भी प्रयास किए हैं जिनमें हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे इस इलाके के अंदर कोई बड़ा पार्क नहीं था। हमने एक, हमारे छठ घाट है, वहाँ पे हमारा एक बड़ा पार्क है। एक बजगेड़ा चौक पे शहीद भगत सिंह पार्क का निर्माण करवाया है। सराय गांव के अंदर हमने पौंड ब्यूटिफिकेशन का काम करवाया है। बजगेड़ा गांव के अंदर हमारा एक पौंड ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसमें चारों तरफ ट्रैक बनेगा, झूले लगेंगे, पेड़ पौधे लगेंगे, उस तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य। उसके अलावा एक शंकर विहार में और एक हमारे यहाँ पे टी ब्लॉक पड़ता है, उसके इलाके उसमें
2 काम हम और बहुत जल्दी शुरू कराने वाले हैं। तो इसके अलावा हमारे यहाँ पे इससे पहले कोई जो सीवर को शोधित करने का व्यवस्था थी वो नहीं थी। वो हमने यहाँ पे 2 एसटीपी प्लांटों का निर्माण करवाया। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक जर्जर हालत में कम्युनिटी सेंटर था, अब वो बहुत ही सुंदर कम्युनिटी सेंटर हमारे यहाँ बन के तैयार हो गया है। हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा सामाजिक भवन नहीं था। एक बहुत अच्छा जो मल्टीपर्पस अंबेडकर भवन का निर्माण कार्य हमारा चल रहा है। उसके अलावा भी हमने एक लाइब्रेरी का काम हमने शुरू करवाया है। हमारे यहाँ पे जो मुख्य रेवेन्यू रोड है उस पे सीवर और रोड का काम हम शुरू कराने जा रहे हैं। तो एक तरीके से पानी का काम हमारे यहाँ पे जो सरकारी पानी की लाइन का कार्य है वो हमने यहाँ पे शुरू करवा रखा है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे आपका सीवर, तो हमने एसटीपी प्लांट और मेन लाइन हमने डलवा दी है। रेवेन्यू रोडों पे अब कॉलोनी के लिए हम मास्टर लाइन डलवा देंगे। उसके अलावा पानी का काम हमारा शुरू है। रेवेन्यू रोडों का निर्माण का कार्य अब हम शुरू करवा देंगे। जो अंदर के रोड है जो अनियमित होने के कारण अभी हम नहीं बनवा पा रहे हैं, उसमें कई चीजें हम अपने आपसी सहयोग से भी कर रहे हैं, लोगों को साथ लेके कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ब्लॉक के अंदर इंटरनल पार्क हैं, एन ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक के अंदर, जी ब्लॉक के अंदर 3-4 पार्कों का हमने अभी हाल ही में रिनोवेशन का कार्य करवाया। तो मूलभूत सुविधाओं पे हमारा अभी ध्यान केंद्रित है और उसमें लगभग 50% कार्य है जो एक बड़ा कार्य हम कह सकते हैं। जैसे एसटीपी प्लांट बनवाना, अभी हमने बूस्टर पंप का कार्य चालू करवा रखा है, मेन लाइन डल गई है। तो जो बुनियादी चीजें हैं वो हमने कर ली हैं और जैसे ही हमारा इलाका नियमित होता है तो बाकी का भी हम सारा का सारा काम बहुत जल्द कराने का प्रयास करेंगे। ये मतलब पूरा का पूरा हमारा एक रोड मैप है कि हम किस किस तरीके से लोगों में सीवर, पानी, रोड ये व्यवस्थाएं देंगे। अच्छा, आपने इतने काम किए हैं और इतने काम का रोड मैप भी है और इतने काम आपने शुरू भी किए हैं, तो इसमें तो हमें नहीं लगता कि कोई आपके अलावा कोई और जीतेगा। अच्छा, हमारा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो आपका अगला कौन सा स्टेप होगा, अगला कौन सा चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, अभी तो मेरा जो ध्यान केंद्रित है इस इलाके की बेहतरी के लिए केंद्रित है। तो चुनाव जीतने कोई बड़ा विषय नहीं है, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं कराना एक बड़ा विषय है। तो जो मेरा रोड मैप है, जो काम हमने शुरू करा रखे हैं, उन कामों को तेज गति से एग्जीक्यूट करा के लोगों को सुविधा देना, यही मेरा अभी प्राइम फोकस रहेगा। यानी आप हमें जवाब नहीं देना चाह रहे कि क्या आप आने वाले समय में विधायक का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं या कोई और एमपी का चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये बड़ा चुनाव आपकी, उसमें बड़े चुनाव पर कौन से उसके ऊपर इच्छा है आपकी भविष्य में? देखिए, प्रजातंत्र में और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते भाई हम जैसे पहले स्टेप से शुरू कर रहे हैं, आगे भी भविष्य में भी जैसी समय की मांग होगी और ज़रूरत महसूस होगी वो चुनाव लड़ेंगे। पर मेरा जो विषय है, मेरा नगर निगम को बेहतर बनाने का विषय है। तो मैं निगम के जैसे बड़ा, अगर आप कहो, मेयर का चुनाव भविष्य में मैं लड़ने की इच्छा रखता हूँ। अच्छा सनी जी, देखिए पत्रकारिता में नेगेटिव सवाल भी होते हैं, तो हम आपसे एक नेगेटिव सवाल भी पूछना चाहेंगे। मान ये तो ठीक है कि आपकी चुनाव की जीतने की वो है, संभावना भी है, आपको भी लग रहा है, लेकिन अगर हम ये सवाल करें कि मान लीजिए आप ये चुनाव नहीं जीत पाए, तो क्या तब भी ही इतने उत्साह के साथ, इतने जोश के साथ आप समाज के कामों में रहेंगे या फिर फेडअप होकर घर बैठ जाएंगे आप? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कर्म प्रधान है और हमारे हाथ में कर्म है। हमने इसके लिए लगातार मेहनत करी है। फल कुछ भी हो, हमारा जो प्रयास है अपने इलाके की बेहतरी के लिए, जितना भी हमारे से हो पाएगा किसी भी कंडीशन में हम ये जारी रखेंगे। जी जी जी, ठीक है। अच्छा सर, मैं कुछ राजनीतिक सवाल करना चाहूँगा आपसे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय मोदी जी हैं, वो वो कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, अर्थात पूरे देश में एक ही इलेक्शन होना चाहिए। आपकी नज़र में ये ठीक है या नहीं है? देखिए, ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं, राष्ट्र के जो हमारे रिसोर्स हैं, तो अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है तो मेरा मानना है कि
एक बार में हमारा सिक्योरिटी पे जो एक्सपेंस होना है, व्यवस्थाओं में जो एक्सपेंस होना है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी एक साथ में हो जाती हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का एक अच्छा स्टेप है और इसको एक बेहतर तरीके से अगर लागू किया जाए तो ये एक अच्छी पहल होगी। हमारे देश की आज़ादी के बाद अगर मैं सही हूँ तो हमने 2 या 3 या 4 चुनाव जो थे वो हमारे स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन 1967 तक रहे हैं वो। तो 52 से 67 तक ये तो वन वो नेशन रहा तो है। वो हमारा इलेक्शन रहा है। जी तो अगर इस तरीके से होता तो एक बेहतर व्यवस्था होती है। बार बार आचार संहिता लगाना और भी बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन के कारण रुक जाती हैं। अगर ये साथ में होता है तो ये एक अच्छी पहल होगी। अच्छी पहल है। अच्छा, हमारा जो देश में है ना, वो 65-70% लोग गांव में रहते हैं सनी जी। शहर में 30-32% लोग रहते हैं। तो लेकिन गांव के लिए, जो गांव के युवाओं के लिए है, एक मिलिट्री के अंदर भर्ती होना सबसे बड़ा क्रेज़ होता है। और अब जो अग्निपथ योजना है, जिसमें अग्निवीर के रूप में हमारे युवा फौज में भर्ती होंगे, वो सिर्फ 4 साल के लिए है। जबकि बच्चों का सपना होता है कि वो पूरी उम्र देश की सेवा करें, फौज में जाकर देश की रक्षा करें। और ऐसे में मात्र 4 साल के लिए उनको मौका देना, आपकी नज़र में ये ठीक है या गलत है? देखिए, हर विषय के 2 पहलू होते हैं। जी अग्निवीर जो स्कीम सरकार लेके आई है, आपका बिल्कुल सही कहना है कि बहुत सारे युवा रहते हैं कि वो जो सारी उम्र देश की सेवा करना चाहते हैं। पर ऐसे भी जैसे अगर हमें एक व्यवस्था मिलती है कि हमें एक फ़ौज की ट्रेनिंग मिले और एक तरीके से फ़ौज में हमारे को तैयार किया जाए, तो उसके बाद आने के बाद भी कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। आप एक अच्छा डिसिप्लिन्ड आदमी रहेगा। और मैं हमारे गुड़गांव MNCs हैं काफ़ी सारी, तो मैं बहुत जगह देखता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में ख़ास तौर पे यहाँ पे कंपनियां प्रेफर करती हैं कि वो किसी न किसी रिटायर्ड फौजी को वो काम दे, क्योंकि वो फौजी बड़ी ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ काम करता है। तो दोनों ही विषय इसके अंदर हैं कि भाई जो युवा देश की सेवा करना चाहते हैं ताउम्र, उनके लिए ये निराशाजनक है। पर अगर हमारी सेना ऐसे युवाओं को ट्रेन करती है जो डिसिप्लिन हैं, ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, वो आके हमारे समाज के अंदर भी कार्य करेंगे तो कोई बुराई नहीं है। जी जी जी। अच्छा, ये तो अग्निवीर के बारे में हमने आपके विचार जाने, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और हरियाणा के बारे में तो हमें सुनने में आ रहा है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। तो सरकार का क्या रोड मैप होना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले? देखिए, सरकार का रोड मैप शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, जी इस पे बहुत ज़्यादा सरकार का फोकस होना चाहिए। आज के दिन जो हमारे यहाँ पे शिक्षा का स्तर है, हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स बन रहे हैं, हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स बन रहे हैं, पर उन युवाओं के अंदर उतनी काबिलियत नहीं है जी कि वो किसी कंपटीशन को फेस करें। तो मेरा तो हर युवा से जो भी स्कूल के में हैं अभी या कॉलेज में है, तो मेरा सरकार से ये विशेष अनुरोध है। सरकारी स्कूलों की, मैंने बहुत सारे सरकारी स्कूलों में मैं गया भी हूँ, सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। तो हमें सरकार को पूरी तरीके से एक एक बच्चे पे फोकस करके जो हमारा शिक्षा का जो बजट है उसको भी बढ़ाना चाहिए। और जो शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि आप किसी युवा को अगर आप चाहें कि 3 महीने 6 महीने में आप तैयार कर देंगे तो वो संभव नहीं है। युवा को बिल्कुल आपको, जैसे हम एक बीज बोते हैं और बड़ा पेड़ तैयार होता है, तो वो जैसा बीज हम बोएंगे, जिस क्वालिटी का बीज हम बोएंगे, वैसे ही फल हमें उस पेड़ से मिलेंगे। तो शिक्षा के ऊपर सरकार के आज के दिन बहुत बड़ी कमी है, मैं महसूस करता हूँ इस बात को। इस पे विशेष तौर पे ध्यान दे के एक एक युवा को अच्छे से उसको पूरा जो शिक्षा के व्यवस्था है वो बहुत हाई लेवल की मिलनी चाहिए। अच्छा सनी जी, आप युवा हैं, तो मैं युवाओं से संबंधित एक आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा। हमारे प्रदेश के अंदर पहले तो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा नशा था, लेकिन अब वो हरियाणा में भी, हरियाणा तो क्या पूरे देश के युवा जो नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। और
इतना बुरा हाल है कि जो नशा तस्कर हैं वो अगर पहले तो लत लगा देते हैं, उसके बाद फिर उनसे अगर पैसे नहीं हो पाते तो उनके जेवर तक उनके घर से चुरा के उनको नशे का इतना वो कर देते हैं। आज ही हमने मीडिया में पढ़ा था कि रोहतक शहर है हरियाणा के अंदर ही, उसमें जो पुलिस ने छापा मारा तो उसमें ये पता चला है कि जो तस्कर हैं वो घरों से चोरी करवाते हैं, ऐसे युवाओं को पहले लत लगाते हैं, फिर चोरी करवा के उनके गहने लेते हैं। तो ऐसे नशे को हमारे युवा नशे से दूर रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? और कड़ी कार्रवाई ऐसे तस्करों के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ सरकार नहीं कर पा रही, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारे युवा उनके जाल से बचें? देखिए, जैसा हमने पहले बेरोजगारी से लिया, ये सारी जो बुराइयां हैं या कुरीति हैं, ये समाज में जब उत्पन्न होती है, जो समाज अशिक्षित रहता है या जो समाज असंगठित रहता है, तो हमारे समाज में आज के दिन संस्कारों की कमी है। तो हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार अगर हम अपने युवाओं को अच्छे से देंगे तो हमारा युवा ना तो बेरोजगार रहेगा और ना नशे की तरफ जाएगा। अगर हमारे यहाँ पे स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी, युवा ऐसे ही घूम रहे हैं, कॉलेजों में अच्छे शिक्षक नहीं है, वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, तो युवाओं को समय मिल रहा है कि वो अपना खाली टाइम कहाँ बिताएंगे। ऐसे में नशा तस्कर या किसी भी बुराई के साथ उनका जुड़ना स्वाभाविक हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था है वो एक बेहतर व्यवस्था हमें चाहिए। सरकार की तरफ से नशे के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। और मैं अपने सभी युवा भाइयों से भी ये अपील करूँगा कि युवा अवस्था में जब वो नशे की तरफ जुड़ जाते हैं तो वो अपने भविष्य को अंधकार में लेके जाते हैं। तो सारे जो युवा हैं वो अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए बचपन के समय, कॉलेज के समय नशे से दूर रहें। जी, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे हम सनी जी आपसे, आप अपने वार्ड 5 के लोगों को क्या तो संदेश देना चाहेंगे और उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि वो इस आने वाले इलेक्शन में आपको जिम्मेदारी सौंपे इस वार्ड की, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे वार्ड 5 के लोगों को? देखिए, मेरा बड़ा मैं जब भी संवाद करता हूँ तो भी बड़े कम शब्दों में मैं लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ कि आज के दिन बड़े लंबे समय से राजनीति में जो लोग हैं, चुनाव के समय वो हर तरीके के वादे करते हैं कि हम सारे काम आपके करके देंगे, पर अब अगर आप देखोगे आज़ादी के 75 साल बाद भी आज के दिन हमारे लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि आपको अपना एक ऐसा प्रत्याशी चुनने की जरूरत है जो आपकी समस्याओं को समझ के उनके स्थायी समाधान के लिए काम करे। उनको किस तरीके से भविष्य में भी दिक्कत ना आए, उसका रोड मैप क्या है, वो उसकी सोच क्या है, नियत क्या है। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि कोई भी प्रत्याशी जब अपने रोड मैप के साथ, अपनी सोच के साथ और उसके साथ मेहनत करके कार्य करेगा, तो ऐसे प्रत्याशी को वार्ड की जनता को चुनाव करना चाहिए। जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे सनी दौलताबाद जी। तो मैं वार्ड 5 के लोगों को एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा कि हम जब भी किसी उम्मीदवार के पास आते हैं तो थोड़ा सर्वे कर लेते हैं, और उस सर्वे में हमें ये चीज़ साफ दिखाई दी कि इस इलेक्शन में सनी दौलताबाद जी है उनको लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं, जो इनके पास योजनाएँ हैं वार्ड 5 के लिए, हमें लगता है निस्संदेह वो किसी भी और उम्मीदवार से ज़्यादा बेहतर योजनाएँ हैं। तो अगर वार्ड 5 के लोग इनको इस इलेक्शन में जिताते हैं तो ये तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन हम भी ये दावा करते हैं और वार्ड 5 के लोगों को हम भी ये कहना चाहेंगे कि निश्चय ही ये इस वार्ड 5 की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में सक्षम है और दूर करेंगे। और सरकार का या फिर हमारे विधायक जी का जो आशीर्वाद है वो भी इनके साथ है। तो ऐसे में काम करवाने की इनकी कैपेसिटी और भी बढ़ जाती है। तो वार्ड 5 के जितनी भी समस्याएं उनमें हमें भी लगता है कि सनी जी जैसे ही जीतेंगे वार्ड 5 की समस्याओं को ज़रूर दूर करेंगे, ये हमें भी विश्वास है। और सनी जी, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम भारत लिंक के दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सतबीर जी, आप और भारत लिंक मीडिया, आपका बड़ा लंबा पत्रकारिता का अनुभव है। आपने समय निकाला और मुझे अपनी बात जनता तक पहुंचाने का जो अवसर दिया,
तो भारत लिंक के सभी व्यूअर्स का पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद, और आपने समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सनी जी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रयास, और आपने सनी जी के विचार सुने। तो हम अपने दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, और वार्ड के 5 के लोगों को भी ये कहना चाहेंगे, अगर सनी जी के विचार अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सुना, आपने हमारे विचारों को जाना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आपका एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।